नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम अपने दुख मुझे दे दो। एक बहुत ही प्यारी कहानी है। मित्रों, ये कहानी उस समय की है जब अधिकांश लड़कियां अपने ससुराल में ये सोचकर ही कदम रखती थी कि पति के प्रिय लोगों को खुश रखने से ही पति खुश रहता है। और यह सच भी है। और यह सोचकर जब वे ससुराल में कदम रखती थी तो जल्दी ही अपने ससुराल में रच बस जाती थी। मित्रों, कहानी को लिखा है राजेंद्र सिंह बेदी जी ने। प्रेमचंद के बाद उर्दू कहानी को नया दिल और दिमाग और नई जुबान देने वाले कहानीकारों में राजेंद्र सिंह शामिल हैं। उनका जन्म 1 सितंबर 1915 को लाहौर में हुआ। लाहौर में पढ़ाई का सिलसिला जारी था कि हालात से मजबूर होकर पढ़ाई छोड़नी पड़ी और डाकखाने में नौकरी करी। लिखना उन्होंने कॉलेज के जमाने से ही शुरू कर दिया था, जिससे वो बहुत जल्दी कहानीकार के तौर पर स्थापित भी हो गए। उनका पहला कहानी संग्रह दान ओ दाम 1940 में प्रकाशित हुआ। इसी दौरान उन्हें लाहौर की मशहूर पत्रिका अदब ए लतीफ का संपादक बनाया गया। 1943 में डाकखाने की नौकरी छोड़कर लाहौर रेडियो स्टेशन में स्क्रिप्ट राइटर का काम करने लगे वे। 1947 के विभाजन के कारण लाहौर छोड़ना पड़ा और कुछ दिन इधर उधर घूमते रहने के बाद द जम्मू रेडियो स्टेशन के वे डायरेक्टर हो गए। लेकिन यहाँ वो बहुत दिन रह नहीं पाए और जल्दी ही मुंबई चले गए और वहीं के हो गए। बेदी साहब मुंबई में साहित्य साधना के साथ साथ फिल्मों की दुनिया से भी जुड़े रहे, जहां उन्होंने बहुत सी फिल्मों के लिए कहानियां, पटकथाएं और संवाद लिखे और कई फिल्मों के निर्देशक और निर्माता रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुए। 11 नवंबर 1984 को मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो चलिए सुनते हैं राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी एक बड़ी प्यारी कहानी, अपने दुख मुझे दे दो। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। शादी की रात बिल्कुल भी वो न हुआ जो मदन ने सोचा था। जब चकली भाभी ने फुसलाकर मदन को बीच वाले कमरे में धकेल दिया तो इंदु सामने शॉल में लिपटी हुई अंधेरे का भाग बनी जा रही थी। बाहर चकली भाभी और दरियाबाद वाली फूफी और दूसरी औरतों की हंसी रात के खामोश पानियों में मिस्री की तरह धीरे धीरे घुल रही थी। औरतें सब यही समझती थी, इतना बड़ा हो जाने पर भी मदन कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब उसे बीच रात से जगाया तो वह हड़बड़ा रहा था। कहाँ कहाँ ले जा रही हो मुझे? उन औरतों के अपने अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात के बारे में उनके शरीर शौहरों ने जो कुछ कहा और माना था, उसकी गूंज उनके कानों में बाकी न रही थी। वह खुद रस बस चुकी थी और अब अपनी एक बहन को बसाने पर तुली हुई थी। धरती की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थी जैसे बादल का टुकड़ा है, जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। हालांकि मदन कालका जी की इस नई आबादी में घर के सामने की जगह में पड़ा उसी वक्त का इंतजार कर रहा था। फिर पड़ोसी की भैंस उसकी खाटी के पास बंधी थी, जो बार बार फुंकारती हुई मदन को सूंघ लेती थी और वह हाथ उठा उठाकर उसे दूर रखने की कोशिश करता। ऐसे में भला नींद का सवाल ही कहाँ था। समुद्र की लहरों और औरतों के खून को रास्ता बताने वाला चांद एक खिड़की के रास्ते अंदर चला आया था और देख रहा था दरवाजे के उस तरफ खड़ा मदन अगला कदम कहाँ रखता है। मदन के अपने अंदर एक घन गरज सी हो रही थी और उसे यूं मालूम हो रहा था जैसे कि वह खुद बिजली का खंभा हो, जिसे कान लगाने से उसे अंदर की सनसनाहट सुनाई दे जाएगी। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद उसने आगे बढ़कर पलंग को खींचकर चांदनी में कर दिया ताकि दुल्हन का चेहरा तो देख सके। फिर वह ठिठक गया जब उसने सोचा, इंदु मेरी बीवी है, कोई पराई औरत तो नहीं जिसे न छूने का सबक बचपन से ही पढ़ता आया हूँ। शाल में लिपटी हुई दुल्हन को देखते हुए उसने फर्ज कर लिया वहां इंदु का मुंह होगा, और जब हाथ बढ़ाकर उसने छुआ तो वही इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा था वह आसानी से मुझे अपना आप न देखने देगी, लेकिन इंदु ने ऐसा नहीं किया। जैसे पिछले कई सालों से वह भी इसी लम्हे के इंतजार कर रही हो और किसी ख्याली भैंस के सूंघते रहने से उसे भी नींद न आ रही हो।
तभी इंदु ने अपना चेहरा छुड़ा लिया, जैसे वो देखने की इजाजत तो देती हो, लेकिन इतनी देर के लिए नहीं। आखिर शर्म की भी तो कोई हद होती है ना। मदन ने जरा सख्त हाथों से हूं हाँ करते हुए दुल्हन का चेहरा फिर से ऊपर को उठा दिया और शराबी सी आवाज में कहा, इंदु। इंदु कुछ डर सी गई। जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसका नाम इस अंदाज में पुकारा था, और वह अजनबी किसी खुदाई हक से रात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता इस अकेली औरत का अपना होता जा रहा था। इंदु ने पहली बार एक नजर ऊपर देखते हुए फिर आंखें बंद कर ली और सिर्फ इतना कहा, जी। उसे खुद अपनी आवाज किसी पाताल से आती हुई सुनाई दी। देर तक कुछ ऐसा ही होता रहा और फिर हौले हौले बात चल निकली। अब चली सो चली, वह थमने ही में ना आती थी। इंदु के पिता, इंदु की माँ, इंदु के भाई, मदन के भाई बहन, उसके रेलवे सेल सर्विस की नौकरी, उनके मिजाज, कपड़ों की पसंद, खाने की आदत, सभी का जायजा लिया जाने लगा। बीच बीच में मदन बातचीत को तोड़कर कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन इंदु न करने देती। इंतहाई मजबूरी और लाचारी में मदन ने अपनी माँ का जिक्र छेड़ दिया, जो उसे 7 साल की उम्र में छोड़कर चलती बनी थी। जितनी देर जिंदा रही बेचारी, बापूजी के हाथ में दवाई की शीशियां ही रही। हम अस्पताल की सीढ़ियों पर और छोटा पाशी घर में चूंटियों के बिल पर सोते रहे। और आखिर एक दिन 28 मार्च की शाम, कहते कहते मदन चुप हो गया। चंद ही लम्हों में वह रोने से जरा इधर और घिघी से जरा उधर पहुंच गया। इंदु ने घबराकर मदन का सर अपनी छाती से लगा लिया। उस रोने ने पल भर में इंदु को बेगानेपन से उधर पहुंचा दिया। मदन इंदु के बारे में कुछ और भी जानना चाहता था, लेकिन इंदु ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ जी, पर माँ बाप देखे हैं, भाई और भाभियाँ देखी हैं, बीसियों और लोग देखे हैं, इसलिए मैं कुछ समझती बूझती हूँ। मैं अब तुम्हारी हूँ, अपने बदले में मैं तुमसे एक ही चीज मांगती हूँ। रोते वक्त और उसके बाद भी एक नशा था। मदन ने कुछ बेसब्री और दरियादिली के मिले जुले शब्दों में कहा, क्या मांगती हो? तुम जो भी कहोगी मैं दूंगा। पक्की बात? इंदु ने पूछा। मदन ने कुछ उतावले से होकर कहा, हाँ हाँ कहो जो, पक्की बात। लेकिन इस बीच में मदन के मन में एक ख्याल आया, मेरा कारोबार पहले ही मंदा है, अगर इंदु कोई ऐसी चीज मांग ले जो मेरी पहुंच से बाहर हो तो फिर क्या होगा? लेकिन इंदु ने मदन के सख्त और फैले हुए हाथों को अपने मुलायम हाथों से समेटते हुए उन पर अपने गाल रखते हुए कहा, तुम मुझे अपने दुख दे दो। सुनकर मदन सख्त हैरान हुआ, साथ ही अपने आप पर से एक बोझ उतरता हुआ सा उसे महसूस हुआ। उसने चांदनी में एक बार फिर इंदु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ जान न पाया। उसने सोचा, ये माँ या किसी सहेली का रटा हुआ फिकरा होगा जो इंदु ने कह दिया। तभी एक जलता हुआ आंसू मदन के हथेली पर गिरा। उसने इंदु को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, दिए। मेहमान एक एक करके सब चले गए। चकली भाभी दो बच्चों को उंगलियों से लगाए सीढ़ी की ऊंच नीच से तीसरा पेट संभालती हुई चल दी। दरियाबाद वाली फूफी, जो अपने 9 लखे हार के गुम हो जाने पर शोर मचाती बावेला करती हुई बेहोश हो गई थी और जो गुसल खाने में पड़ा मिल भी गया था, दहेज में से अपने हिस्से के 3 कपड़े लेकर चली गई। फिर चाचा गए, जिनको उनके जेपी हो जाने की खबर तार के जरिए मिली थी और जो शायद बदहवासे में मदन के बजाय दुल्हन का मुंह चूमने चले थे। घर में बूढ़ा बाप रह गया था और छोटे बहन भाई। छोटी दुलारी तो हर वक्त भाभी की ही बगल में घुसी रहती। गली मोहल्ले की कोई औरत दुल्हन को देखे या ना देखे, देखे तो कितनी देर देखे, ये सब उसके अधीन था। आखिर ये सब खत्म हुआ और इंदु आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होने लगी। लेकिन काका जी की इस नई आबादी के लोग आज भी आते जाते, मदन के सामने रुक जाते और किसी भी बहाने से अंदर चले आते। इंदु उन्हें देखते ही एकदम घूंघट खींच लेती थी, लेकिन उस छोटे से समय में जो कुछ दिखाई दे जाता वो बिना घूंघट के दिखाई ही ना दे सकता था।
मदन का कारोबार थोड़ा बहुत चलता था। मैसूर और आसाम तरफ से मंगवाया हुआ लकड़ी महंगा पड़ता था और लोग उसे महंगे दामों खरीदने को तैयार न होते थे। एक तो आमदनी कम, उस पर मदन जल्दी दुकान और उसके साथ वाला दफ्तर बंद करके घर चला आता। घर पहुंचकर उसकी सारी कोशिश यही होती कि सब जल्दी जल्दी खाएं पिए और अपने अपने बिस्तरों में दुबक जाए। जब वो खाते वक्त खुद थालियां उठा उठाकर बाप और बहन के सामने रखता और उनके खा चुकने के झूठे बर्तन समेट कर नल के नीचे रख देता। सब समझते बहू भाभी ने मदन के कान में कुछ फूंका है और अब वो घर के कामकाज में दिलचस्पी लेने लगा है। मदन सबसे बड़ा था, कुंदन उससे छोटा और पाशी वो सबसे छोटा। जब कुंदन सबके एक साथ बैठकर खाने की जिद करता तो बाप धनीराम वहीं डांट देता। खाओ तुम, वो भी खा लेंगे, वो कहता और फिर रसोई में इधर उधर देखने लगता। और जब बहू खाने पीने से फारिग हो जाती, बर्तनों की तरफ मुड़ती, तो बाबू धनीराम उसे रोकते हुए कहते, रहने दे बहू, बर्तन सुबह हो जाएंगे। इंदु कहती, नहीं बाबूजी, मैं अभी किए देती हूँ झपाके से। तब बाबू धनीराम एक लरजती हुई आवाज में कहते, मदन की माँ होती बहू तो ये सब तुम्हें न करने देती। और इंदु एकदम अपने हाथ रोक लेती। छोटा पाशी भाभी से शर्माता था, इस ख्याल से कि दुल्हन की गोद झट से हरी हो। चमकी भाभी और दरियाबाद वाली फूफी ने एक रस्म में पाशी ही को इंदु की गोद में डाला था। जब से इंदु उसे न सिर्फ देवर बल्कि अपना बच्चा ही समझने लगी थी। जब भी वह प्यार से पाशी को अपने बाजुओं में लेने की कोशिश करती तो वह घबरा उठता और अपना आप छुड़ाकर 2 हाथ की दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता। देखता और हंसता रहता, पास आता तो दूर हटता। एक अजीब इत्तेफाक से ऐसे में बाबूजी हमेशा वहीं मौजूद होते और पाशी को डांटते हुए कहते, अरे जाना, भाभी प्यार करती है, अभी से मर्द हो गया है तू। और दुलारी, वो तो पीछा ही ना छोड़ती उसका, मैं तो भाभी के साथ ही सोऊंगी। उसकी इस जिद से बाबूजी गुस्सा हो जाते। एक रात इस बात पर दुलारी को जोर से चपत पड़ी और वो घर की आधी कच्ची आधी पक्की नाली में जा गिरी। इंदु ने लपकते हुए उसे पकड़ा तो सर से दुपट्टा उड़ गया। बालों के फूल और चिड़िया, मांग का सिंदूर, कानों के कर्णफूल सब नंगे हो गए। बाबूजी, इंदु ने सांस खींचते हुए कहा। एक साथ दुलारी को पकड़ने और सर पर दुपट्टा ओढ़ने में इंदु के पसीने छूट गए। इस बेमाँ के बच्चे को छाती से लगाए हुए इंदु ने उसे एक ऐसे बिस्तर में सुला दिया जहाँ तकिए ही तकिए थे, न कहीं पायतें थी न काट के बाजू। चोट तो एक तरफ, कहीं को चुभने वाली चीज भी न थी। फिर इंदु की उंगलियां दुलारी के सर पर चलती हुई उसे दुखा भी रही थी और मजा भी दे रही थी। दुलारी के गालों पर बड़े बड़े और प्यारे प्यारे गड्ढे पड़ते थे। इंदु ने इन गड्ढों का जायजा लेते हुए कहा, हाय रे मुन्नी, तेरी सास मरे, कैसे गड़े पड़ रहे तेरे गालों पर। मुन्नी ने मुन्नी की तरह कहा, गड़े तो तुम्हारे भी पड़ते भाभी। हाँ मुन्नू, इंदु ने कहा और एक ठंडी सांस ली। मदन को किसी बात पर गुस्सा था, वो पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मैं तो कहता हूँ एक तरह से अच्छा ही है। क्यों अच्छा क्यों है? हाँ, न उगे बांस न बजे बांसुरी, सास न हो तो कोई झगड़ा नहीं रहता। इंदु ने एकाएक खफा होते हुए कहा, तुम जाओ जी, सो रहो जाकर, बड़े आए हो। आदमी जीता है तो लड़ता है ना, मरगट की चुप्पी से तो झगड़े ही भले। जाओ ना, रसोई में तुम्हारा क्या काम। मदन खिसियाना सा होकर रह गया। बाबू धनीराम की डांट से बाकी बच्चे तो पहले ही अपने अपने बिस्तरों पर यूं जा पड़े थे जैसे दफ्तरों में छुट्टियां स्टार्ट होती है। लेकिन मदन वही खड़ा रहा। वह ढीठ और बेशर्म बना रहा। लेकिन उस वक्त जब इंदु ने भी उसे डांट दिया तो वो रुआंसा होकर अंदर चला गया। देर तक मदन बिस्तर में पड़ा कसमसाता रहा, लेकिन बाबूजी के ख्याल से इंदु को आवाज देने की हिम्मत न पड़ती थी। उसकी बेसब्री की हद हो गई थी। जब मुन्नी को सुलाने के लिए इंदु के लोरी की आवाज सुनाई दी, तुआ निंदिया रानी बो रानी मस्तानी, वही लोरी जो दुलारी मुन्नी को सुला रही थी, मदन की नींद भगा रही थी। अपने आप से उकता कर मदन ने जोर से चादर सर पर खींच ली। सफेद चादर के सर पर लपेटने से खामखा एक मुर्दे का सा तस्वीर पैदा हो गई। मदन को यूं लगा जैसे वह मर चुका है और उसकी दुल्हन इंदु उसके पास बैठी जोर जोर से सर पीट रही है, दीवार के साथ कलाइयां मार मार कर चूड़ियां तोड़ रही है
और फिर बाहर लपक जाती है और बाहें उठा उठाकर सारे मोहल्ले के लोगों से फरियाद करती है, लोगों में लुट गई। अब उसे दुपट्टे की परवाह नहीं, कमीज की परवाह नहीं, मांग का सिंदूर, बालों के फूल और चूड़ियां, जज्बात और ख्यालात के तोते तक उड़ चुके। मदन की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। हालांकि रसोई में इंदु हंस रही थी, पल भर में अपने सुहाग के उजड़ने और फिर बस जाने से बेखबर। मदन जब हकीकत की दुनिया में वापस आया तो आंसू पोंछते हुए अपने उस रोने पर उसे हंसी आने लगी। उधर इंदु तो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी दबी दबी थी। बाबूजी के ख्याल से वो कभी ऊंची आवाज में न हंसती थी, जैसे खिलखिलाहट कोई नंगापन है। दुपट्टा और दबी दबी हंसी, एक घूंघट। फिर मदन ने इंदु का एक ख्याली बुत बनाया और उससे बीसियों बातें कर डाली। यूं उससे प्यार किया जैसे अभी तक न किया था। वो फिर अपनी दुनिया में लौटा, जिसमें साथ का बिस्तर खाली था। उसने हौले से आवाज दी, इंदु। एक ऊँघ से आई। वो बेचैनी से उठ बैठा, फिर रसोई की तरफ देखते हुए सर को खुजाते हुए 2-3 जम्हाइयाँ लेकर लेट गया। उसे नींद भी आ गई। अब मदन जैसे कानों को कोई संदेशा देकर सोया था। जब इंदु की चूड़ियां बिस्तर की सलवट सीधी करने से खनक उठी तो वो भी हड़बड़ा कर उठ बैठा। यूं एकदम जागने में मोहब्बत का जज्बा और भी तेज हो गया था। प्यार की करवटों को तोड़े बगैर आदमी सो जाए और एकाएक ही उठे तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। मदन का सारा बदन अंदर की आग से फूंक रहा था और यही उसके गुस्से का कारण बन गया जब उसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, सो तुम आ गई? हाँ, मुन्नी मर गई? इंदु झुकी झुकी एकदम सीधी खड़ी हो गई। हाय राम! उसने नाक पर उंगली रखते हुए हाथ मलते हुए कहा, क्या कह रहे हो? मरे क्यों बेचारी? माँ बाप की एक ही बेटी है। हाँ, मदन ने कहा, और भाभी की एक ही ननद। और एकदम उसे आदेश सा देता हुआ बोला, ज्यादा मुंह मत लगाओ उस चुड़ैल को। क्यों? उसमें क्या पाप है? यही पाप है, मदन ने और चिढ़ते हुए कहा। वो पीछा ही नहीं छोड़ती तुम्हारा। जब देखो जोंक की तरह चिपटी हुई रहती तुमसे, दफा ही नहीं होती। हाँ, इंदु ने मदन की चारपाई पर बैठते हुए कहा, बहनों और बेटियों को यूं धुतकारना नहीं चाहिए। बेचारी 2 दिन की मेहमान, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो चली देगी। उसके बाद इंदु कहना चाहती थी, लेकिन वो चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा घूम गए। कभी वो भी उनकी दुलारी थी, जो पलक झपकते ही न्यारी हो गई। और फिर दिन रात उसके निकाले जाने की बातें होने लगी थी, जैसे घर में कोई बड़ी सी बाम्बी है जिसमें कोई नागिन रहती है, और जब तक वो पकड़कर फिकवाई नहीं जाती, घर के लोग आराम की नींद सो ही नहीं सकते। दूर दूर से कीलने वाले, नथन करने वाले, दांत फोड़ने वाले मांदरी बुलवाए गए और बड़े धन्वंतरी और मोती सागर। आखिर एक दिन उत्तर पश्चिम की तरफ से लाल आंधी आई, जो साफ हुई तो एक लारी खड़ी थी, जिसमें गोटे किनारे में लिपटी हुई एक दुल्हन बैठी थी। पीछे घर में एक सर पर बुझती हुई शहनाई बीन की आवाज मालूम हो रही थी। फिर एक धचके के साथ लारी चल दी। मदन ने कुछ आश्चर्य और कुछ मजाकिया अंदाज में कहा, तुम औरतें बड़ी चालाक होती हो। अभी कल ही तो इस घर में आई हो और यहाँ के सब लोग तुम्हें हमसे ज्यादा प्यारे लगने लगे। हाँ, इंदु ने कहा, ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं दिखावा कर रही हूँ? दिखावा है ये सब, हाँ। अच्छा जी, इंदु ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, ये सब दिखावा है मेरा? कहती हुई इंदु उठकर अपने बिस्तर पर चली गई और सिरहाने में मुंह छिपाकर सिसकियां भरने लगी। मदन उसे मनाने वाला ही था कि इंदु खुद ही उठकर मदन के पास आ गई और सख्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम जो हर वक्त जली कटी कहते रहते हो, हुआ क्या है तुम्हें? शौहर वाले रौबदाब के लिए मदन के हाथ बहाना आ गया था। जाओ जाओ, सो जाओ जाके, मदन ने कहा। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना और कुछ न लेना न देना। तुम्हें कुछ नहीं लेना, मुझे तो लेना है, इंदु बोली। जिंदगी भर लेना है। और वो छीना झपटी करने लगी। मदन उसे धुतकारता था और वो उससे लिपट लिपट जाती थी। वो उस मछली की तरह थी जो बहाव में बह जाने के बजाय झरने की तेज धार को काटती हुई
ऊपर ही ऊपर पहुंचना चाहती हो। चुटकियां लेते हुए हाथ पकड़ती रोती हंसती वो कह रही थी, फिर मुझे कहोगे फाफा कुटनी? वो तो सभी औरतें होती हैं। ठहरो, तुम्हारी तो। यूं मालूम हुआ जैसे इंदु कोई गाली देने वाली हो और उसने अपने मुंह में कुछ मिनमिनाया भी। मदन ने मुड़ते हुए कहा, क्या कहा? और इंदु ने अब की सुनाई देने वाली आवाज में दोहरा दिया। सुनकर मदन खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगले ही लम्हे इंदु मदन के बाजुओं में थी और कह रही थी, तुम मर्द लोग क्या जानो, जिससे प्यार होता है उसके सभी अजीज प्यारे मालूम होते हैं। क्या बाप, क्या भाई और क्या बहन। और एकाएक ही कहीं दूर देखते हुए बोली, मैं तो दुलारी मुन्नी का ब्याह करूंगी। हद हो गई, मदन ने कहा। अभी एक हाथ की हुई नहीं और ब्याह की सोचने लगी। तुम्हें एक हाथ की लगती है ना, इंदु बोली और फिर अपने हाथ मदन की आंखों पर रखते हुए कहने लगी, जरा आंखें बंद करो और फिर खोलो। मदन ने सचमुच ही आंखें बंद कर ली और जब कुछ देर तक ना खोली तो इंदु बोली, अब खोलो भी, इतनी देर में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। तब मदन ने आंखें खोल दी। पल भर के लिए उसे यूं लगा जैसे सामने इंदु नहीं मुन्नी बैठी है और वो खोस आ गया। मैंने तो अभी से 4 सूट और कुछ बर्तन अलग कर डाले हैं इसके लिए। और जब मदन ने कोई जवाब ना दिया तो उसे झिंझोड़ते हुए बोली, तुम क्यों परेशान होते हो? याद नहीं अपना वचन? तुम अपने दुख मुझे दे चुके हो। ऐ? मदन ने चौंकते हुए कहा और जैसे बेफिक्र हो गया। लेकिन अब के जब उसने इंदु को अपने साथ लिपटाया तो वहां एक जिस्म ही नहीं रह गया था, उसके साथ साथ उसकी आत्मा भी शामिल हो गई थी। मदन के लिए इंदु एक आत्मा ही आत्मा रह गई थी। इंदु का जिस्म भी था, लेकिन हमेशा किसी न किसी वजह से मदन की नजरों से ओझल ही रहा। एक पर्दा था, ख्वाब के तारों से बना हुआ, कहो कि जरतारी से चकाचौंध, जो हर वक्त इंदु को ढांपे रहता। मदन की निगाहों और उसके हाथों के दुशासन सदियों से द्रौपदी का चीरहरण करते आए थे, जो कि आम भाषा में बीबी कहलाती है, लेकिन हमेशा उसे आसमानों से थानों के थान, गजों के गज कपड़ा नंगापन ढांपने के लिए मिलता आया था। दुशासन थक हार यहाँ वहां गिरे पड़े थे, लेकिन द्रौपदी वहीं खड़ी थी। इज्जत और पवित्रता की एक सफेद और बेदाग साड़ी में वह देवी सी लग रही थी। और मदन के लौटते हुए हाथ शर्मिंदगी के पसीने से तर हुए, जिसे सुखाने के लिए वह उन्हें ऊपर हवा में उठा देता और फिर उंगलियों के बीच से झांकता। इंदु का मरमरी जिस्म खुश रंग और गुदाज सामने पड़ा होता। इस्तेमाल के लिए कभी जब इंदु की नाकाबंदी सी हो जाती तो इस किस्म के फिक्रे होते थे, हाय जी, घर में छोटे बड़े हैं, वो क्या कहेंगे। मदन कहता, छोटे समझते नहीं, बड़े अनजान बन जाते हैं। इसी दौरान में बाबू धनीराम की तब्दीली सहारनपुर हो गई। वहां वह रेलवे मेल सर्विस में सिलेक्शन ग्रेड के हेड क्लर्क हो गए। इतना बड़ा क्वार्टर मिला कि उसमें 8 कुनबे रह सकते थे, लेकिन बाबू धनीराम उसमें अकेले ही टांगे फैलाए पड़े रहते। जिंदगी भर वो बाल बच्चों से कभी अलग नहीं हुए थे, सख्त घरेलू किस्म के आदमी थे। आखिर जिंदगी में इस तन्हाई ने उनके दिल में वहशत पैदा कर दी, खौफ पैदा कर दिया, लेकिन मजबूरी थी। बच्चे सब दिल्ली में मदन और इंदु के पास और वहीं स्कूल में पढ़ते थे। साल खत्म होने से पहले उन्हें बीच यहाँ ले आना उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा न था। अब बाबूजी को दिल के दौरे पड़ने लगे। आखिर गर्मी की छुट्टी आई। उनके बार बार लिखने पर मदन ने इंदु को कुंदन, पाशी और दुलारी के साथ सहारनपुर भेज दिया। धनीराम की दुनिया तो चमक उठी। कहाँ उन्हें दफ्तर के काम के बाद फुर्सत ही फुर्सत थी और कहाँ अब काम ही काम था। बच्चे बच्चों की ही तरह जहाँ कपड़े उतारते वहीं पड़े रहने देते और बाबूजी उन्हें समेटते हुए फिरते। अपने मदन से दूर अलसानी हुई इंदु तो अपने पहनावे तक से गाफिल हो गई थी। वह रसोई में यूं फिरती थी जैसे कांजी हाउस में गाय बाहर की तरफ मुंह उठा उठाकर अपने मालिक को ढूंढा करती हो। काम वाम करने के बाद वह अंदर टंकों पर लेट जाती, कभी बाहर कनेर के बूटे के पास और कभी आम के पेड़ तले, जो आंगन में खड़ा सैकड़ों हजारों दिलों को थामे खड़ा था। सावन भादों में ढलने लगा। आंगन में बाहर का दरीचा खुलता तो कुंवारियां, नई ब्याही हुई लड़कियां
पींग बढ़ाती हुए गाती, झूला किन्ने डारो रे अमरैया। और फिर गीत के बोल के मुताबिक दो झूलती और दो झुलाती, और कहीं चार मिल जाती तो भूल भलैया हो जाती। अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरतें एक तरफ खड़ी ताका करती। इंदु को मालूम होता जैसे वह भी उनमें शामिल हो गई हो। जब भी वह मुंह फेर लेती और ठंडी सांसें भरती हुई सो जाती। बाबूजी पास से गुजरते तो उसे जगाने उठाने की जरा भी कोशिश न करते, बल्कि मौका पाकर उसकी शलवार, और जिसे वो हमेशा अपने सास वाले पुराने संदल के संदूक पर फेंक देती, उठाकर खूंटी पर लटका देते। ऐसे में उन्हें सबसे नजरें बचाना पड़ती, लेकिन अभी शलवार को समेटकर मुड़ते ही तो नीचे कोने में निगाह बहू की तरफ पड़ती। तब उनकी हिम्मत जवाब दे जाती और वो तुरंत कमरे से निकल भागते, जैसे सांप का बच्चा बिल से बाहर आ गया हो। फिर बरामदे में उनकी आवाज सुनाई देने लगती, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अड़ोस पड़ोस की औरतों ने बाबूजी की बहू की खूबसूरती की दास्तानें दूर दूर तक पहुंचा दी थी। जब कोई औरत बाबूजी के सामने बहू के प्यारेपन और सुडौल जिस्म की बातें करती, तो वो खुशी से फूल जाते और कहते, हम तो धन्य हो गए। अमी चंद की माँ, शुक्र है हमारे घर में भी कोई सेहत वाला जीव तो आया। और ये कहते हुए उनकी निगाहें कहीं दूर पहुंच जाती, जहाँ जहाँ बीमारियाँ थी, दवाई की शीशियाँ थी, अस्पताल की सीढ़ियाँ थी, या चोटियों के बिल थे। निगाह करीब आती तो मोटे मोटे गदराए हुए जिस्म वाले कई बच्चे बगल में, जांग पर, गर्दन पर चढ़ते उतरते हुए महसूस होते। ऐसा मालूम होता जैसे अभी और आ रहे हैं। पहलू पर लेटी हुई बहू की कमर जमीन के साथ और कूल्हे छत के साथ लग रहे हैं, और वो धड़ाधड़ बच्चे जनती जा रही है। और उन बच्चों की उम्र में कोई फर्क नहीं है, कोई बड़ा है न छोटा, सभी एक से जुड़वा। ओम नमो भगवते। आसपास के सब लोग जान गए थे, इंदु बाबूजी की चहेती बहू है। चुनाचे दूध और छाछ के मटके धनीराम के घर आने लगे। और फिर एक दिन सलामदीन गुजर ने फरमाइश कर दी। इंदु से बोला, बीबी, मेरा बेटा RMS में कूली रखवा दो, अल्लाह तुमको अच्छा देगा। इंदु के इशारे की देर थी कि सलामदीन का बेटा नौकर लग गया, वो भी सार्टर। जो न हो सका उसकी किस्मत। नौकरियां ज़्यादा तो न थी। बहू के खाने पीने और उसकी सेहत का बाबूजी ख्याल रखते थे। दूध पीने से इंदु को चिढ़ थी। वो रात के वक्त खुद दूध को बलाई में फेंट कर गिलास में डालकर बहू को पिलाने के लिए उसकी खटिया के पास आ जाते। इंदु अपने आप को समेटती हुई उठती और कहती, नहीं बाबूजी, मुझसे नहीं पिया जाता। अरे तेरा तो ससुर भी पिएगा, वो मजाक में कहते। तो फिर आप पी लीजिए ना, इंदु हंसती हुई जवाब देती, और बाबूजी एक बनावटी गुस्से से बरस पड़ते। तू चाहती है बाद में तेरी भी वही हालत हो जो तेरी सास की हुई? इंदु लाड़ से रूठने लगी। आखिर क्यों न रूठती? वो लोग नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई न हो, लेकिन यहाँ मनाने वाले सब थे, रूठने वाला तो सिर्फ एक। जब इंदु बाबूजी के हाथ से गिलास न लेती तो वो उसे खटिया के पास सिरहाने के नीचे रख देते और, ले, ये पड़ा है, तेरी मर्जी है तो पी, नहीं मर्जी तो ना पी, कहते हुए चल देते। अपने बिस्तर पर पहुंचकर धनीराम दुलारी मुन्नी के पास खेलने लगते। दुलारी को बाबूजी के नंगे पिंडे के साथ पिंडा घुसाने और फिर पेट पर मुंह रखकर फनकड़ा फुलाने की आदत थी। आज जब बाबूजी और मुन्नी ये खेल खेल रहे थे, हंस हंसा रहे थे, तो मुन्नी ने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, दूध तो खराब हो जाएगा बाबूजी, भाभी तो पीती ही नहीं। पिएगी, जरूर पिएगी बेटा, बाबूजी ने दूसरे हाथ से पाशी को लिपटाते हुए कहा। औरतें घर की किसी चीज को खराब होते नहीं देख सकती। अभी यह फिक्रा बाबूजी के मुंह ही में होता कि एक तरफ से हुश है खस्म खाने की आवाज आने लगती। पता चलता बहू बिल्ली को भगा रही है, और फिर गट 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 की आवाज सुनाई देती और सब जान लेते बहू भाभी ने दूध पी लिया। कुछ देर के बाद कुंदन बाबूजी के पास आता और कहता, बाबूजी, भाभी रो रही है। हैं? बाबूजी कहते और फिर उठकर अंधेरे में दूर उसी तरफ देखने लगते जिधर बहू की चारपाई पड़ी होती। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो फिर लेट जाते और कुछ समझते हुए कुंदन से कहते, जा,
तू सो जा, वह भी सो जाएगी अपने आप। और फिर लेटते हुए बाबू धनीराम आसमान पर खुले परमात्मा को अपने मन ही मन में आवाज लगाकर पूछते, चांदी के इन खुलते बंद होते हुए फूलों में मेरा फूल कहाँ है? और फिर पूरा आसमान उन्हें दर्द का एक दरिया दिखाई देने लगता। फिर वे रोते रोते सो जाते। इंदु के जाने से 20-25 रोज ही में मदन ने बावेला मचाना शुरू कर दिया। उसने लिखा, मैं बाजार की रोटियां खाते खाते तंग आ गया हूँ, मुझे कब्ज हो गई है, गुर्दे का दर्द शुरू हो गया है। फिर जैसे दफ्तर के लोग छुट्टी की अर्जी के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट भेज देते हैं, मदन ने बाबूजी को दूसरे से तस्दीक की चिट्ठी लिखवा भेजी। उस पर भी जब कुछ न हुआ तो एक डबल तार जवाबी तार के पैसे मारे गए, लेकिन बला से इंदु और बच्चे लौट आए थे। मदन ने इंदु से 2 दिन सीधे मुंह बात ही न की। ये दुख भी इंदु ही का था। एक दिन मदन को अकेले में पाकर वो पकड़ बैठी और बोली, इतना मुंह फुलाए बैठे हो, मैंने क्या किया है? मदन ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, छोड़, दूर हो जा मेरी आंखों से, कमीनी। यही कहने के लिए इतनी दूर से बुलवाया है मुझे? हाँ, हटाओ अब, खबरदार। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। जो तुम आना चाहती तो क्या बाबूजी रोक लेते? इंदु ने बेबसी से कहा, हाँ जी, तुम भी बच्चों की सी बातें करते हो। मैं उन्हें भला कैसे कह सकती थी अपने मुंह से? सच पूछो तो तुमने मुझे बुलवाकर बाबूजी पर तो बड़ा जुल्म किया है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, उनका जी बहुत लगा हुआ था बाल बच्चों में। और मेरा जी? तुम्हारा जी तुम तो कहीं भी लगा सकते हो, इंदु ने शरारत से कहा और इस तरह से मदन की तरफ देखा कि वो उसके आगे ढेर हो गया। यूं भी उसे किसी अच्छे से बहाने की तलाश थी। उसने इंदु को पकड़कर सीने से लगा लिया और बोला, बाबूजी तुमसे बहुत खुश थे? हाँ, इंदु बोली। एक दिन मैं जागी तो देखा सिरहाने खड़े मुझे देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता। अपनी कसम। अपनी कसम नहीं, मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम तो मैं नहीं खाती, कोई कुछ भी दे। हाँ, मदन ने कुछ सोचते हुए कहा, किताबों में इसे सेक्स कहते हैं। सेक्स? वो क्या होता है? वही जो मर्द और औरत के बीच होता है। हाय राम, इंदु ने एकदम पीछे हटते हुए कहा, गंदे कहीं के, शर्म नहीं आई बाबूजी के बारे में ऐसा सोचते हुए? तो बाबूजी को ना ही तुझे देखते हुए? क्यों? इंदु ने बाबूजी की तरफदारी करते हुए कहा, वो तो अपनी बहू को देखकर खुश हो रहे होंगे। क्यों नहीं, जब बहू तुम जैसी हो। तुम्हारा मन गंदा है, इंदु ने नफरत से कहा। तुम्हारा कारोबार भी गंदे बिरोजे का है। तुम्हारी किताबें सब गंदगी से भरी पड़ी हैं। तुम्हें और तुम्हारी किताबों को इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? ऐसे तो जब मैं बड़ी हो गई थी तो मेरे पिताजी ने मुझसे अधिक प्यार करना शुरू कर दिया था। तो क्या वो भी निगोड़ा जिसका तुम अभी नाम ले रहे थे, वो क्या? और फिर इंदु बोली, बाबूजी को यहीं बुला लो, उनका वहां जरा भी जी नहीं लगता। वो दुखी होंगे तो क्या तुम दुखी नहीं होगे? मदन अपने बाप से बहुत प्यार करता था। घर में माँ की मौत ने बड़ा होने के कारण सबसे ज्यादा असर मदन पर ही किया था। उसे अच्छी तरह से याद था, माँ के बीमार रहने से जब भी उसके मौत का ख्याल मदन के दिल में आता तो वह आंखें मूंद कर प्रार्थना शुरू कर देता, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते। अब वो नहीं चाहता था कि बाप की छत्र छाया भी सर से उठ जाए, खास तौर पर ऐसे में जबकि वो अपने कारोबार को अभी जमा नहीं पाया था। उसने गैर यकीनी लहजे में इंदु से सिर्फ इतना कहा, अभी रहने दो बाबूजी को, शादी के बाद हम दोनों पहली बार आज़ादी के साथ मिल सकते हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र सिंह बेदी जी की लिखी हुई कहानी अपने दुख मुझे दे दो। इस कहानी का पहला भाग, दूसरा और अंतिम भाग जल्दी ही लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या आपको इंदु का चरित्र अच्छा लगा? इंदु कैसी थी? उसका पति कैसा था? उसके ससुर वे कैसे थे? अपनी कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।